नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा पॉलिटेक्निक बाड़मेर से ई लेक्चर्स की जो श्रृंखला चल रही है इसमें आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सीपीएम और पर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग। अब ये जो प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग होती है, ये अपन जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और हम इन सभी एक्टिविटीज़ को सीमित संसाधनों जैसे मैन, मशीन्स, मटेरियल, मनी, टाइम, इनके हिसाब से हम ये एक्टिविटीज़ को करते हैं और इनका प्लानिंग, शेड्यूलिंग व कंट्रोलिंग ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होती है। अब प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट जो होता है बहुत बड़े व कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन होता है, हाईवेज बनाना है, शॉपिंग मॉल्स को बनाना, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। या फिर नए प्रोडक्ट्स का कोई इंट्रोडक्शन हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट हो। तो नॉर्मली क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास डायनामिक प्लानिंग और शेड्यूलिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स ला सकें और बदलती यानी चेंजिंग कंडीशंस को भी संभाल सकें और उस हिसाब से प्लानिंग व शेड्यूल में आवश्यक चेंजेस या संशोधन कर सकें। प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए दो बहुत ही कारगर व असरदार टेक्निक्स हैं जिनका नाम सीपीएम व पर्ट है। सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक पथ विधि, और पीईआरटी जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। पर्ट का उपयोग प्रथम बार 1950 में पोलरिस मिसाइल प्रोजेक्ट के दौरान किया गया था और सीपीएम का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया क्रांतिक पथ विधि होता है, जिसका आविष्कार ड्यूपॉन्ट कंपनी ने किया था और सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स के दौरान इसका जो है यूज लिया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में साथियों तीन फेजेस होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है उनको ज्ञात करना, व संसाधन यानी रिसोर्सेज जैसे मैन, मटेरियल, मशीन्स, मनी इत्यादि का आकलन करना, इनका एनालिसिस करना। सभी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट व टाइम का निकालना और नेटवर्क का बनाना जो कि प्रेडिसर यानी पहले वाली व सक्सेसर यानी बाद वाली एक्टिविटीज़ का आपसी में क्या रिलेशन है और विभिन्न एक्टिविटीज़ के बीच में क्या तारतम्यता बैठी हुई है या रिलेशन बैठा हुआ है, इसका ज्ञात करना। दूसरी जो फेज होती है साथियों वो होती है शेड्यूलिंग। टाइम एस्टिमेट के आधार पर हर एक्टिविटी का स्टार्ट व फिनिश टाइम निकाला जाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास टेक्निक के आधार पर क्रिटिकल पाथ यानी क्रांतिक पथ आइडेंटिफाई यानी पता किया जाता है। इसके अलावा स्लैक व फ्लोट की गणना नॉन क्रिटिकल पाथ के लिए भी की जाती है। फिर तीसरी जो फेज होती है वो होती है कंट्रोलिंग। वास्तविक प्रगति का जो हमारी जो प्लान्ड प्रगति है उससे कंपैरिजन करना कि हम लोग वास्तव में जो हमने जो डिसाइड किया था वो कितना आगे पीछे चल रहा है, इसका कंपैरिजन करना। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पर्ट एंड सीपीएम नेटवर्क। इसमें दो तरह के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है एक्टिविटीज, एक होता है इवेंट्स। एक्टिविटी रिप्रेजेंट एन एक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक्शन भी हो रहा है और हमारे रिसोर्सेज भी काम में आ रहे हैं, भले वो टाइम हो, मनी हो, एनर्जी हो, जो कि हमारे को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के काम में आती है। एन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी को हम एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए एक्टिविटी है। इवेंट या नोड विल ऑलवेज अकर एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्टिविटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये तो बीच वाली जो एक्टिविटी है इसके पहले और इसके बाद में हम इसको, ये नोड है, ये इवेंट होता है। एन इवेंट हैज नो रिसोर्सेज एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल। इवेंट के कोई रिसोर्सेज, कोई संसाधन नहीं होते और हम इसको एक सर्किल यानी वृत्त के माध्यम से शो करते हैं। दूसरा देखिए, ये टेल इवेंट है जो एक्टिविटी से पहले, और ये आगे जो हेड इवेंट है आगे वाली। मर्ज और बर्स्ट इवेंट्स। मर्ज इवेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक इवेंट में 3 या 4 एक्टिविटीज एक साथ आ रही हैं, इसको मर्ज इवेंट बोलते हैं। और बर्स्ट इवेंट मतलब एक इवेंट से 3 या 4 एक्टिविटीज या 2 से ज्यादा एक्टिविटीज निकल रही हैं, उसको हम लोग बर्स्ट इवेंट कहते हैं। अब बात करते हैं डमी एक्टिविटीज की। यह एक तरह की काल्पनिक एक्टिविटी होती है जो कोई भी संसाधन व समय कंज्यूम नहीं करती है। डमी एक्टिविटी का प्रयोग विभिन्न इवेंट्स के बीच में कनेक्शन, संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जिससे कि नेटवर्क लॉजिकल लगे। यह एक डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें अगर नेटवर्क बनाना है तो हम उसमें क्या क्या जो एरर्स हमें नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, 2 एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेल इवेंट कैन नॉट हैव द सेम एंड इवेंट।
मान लीजिए दो एक्टिविटी अगर यहाँ से शुरू हो रही हैं तो उन दोनों का जो है एंड इवेंट एक नहीं हो सकता, जैसे इसमें दिखा रखा है आपको। तो ये वाला गलत है, और ये वाला जो 1 और 2, 1 से एक एक्टिविटी यहाँ निकल रही है, 1 से एक एक्टिविटी यहाँ निकल रही है, और 2 और 2 चीज़ें ये एक डमी एक्टिविटी यानी डॉटेड लाइन के माध्यम से हमने कनेक्ट की हुई है, जिससे कि हमारा जो ये जो नेटवर्क है वो लॉजिकल लग रहा है। अब देखिए, लूपिंग एरर शुड नॉट बी फॉर्म्ड इन अ नेटवर्क एज इट रिप्रेजेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज रिपीटेडली इन साइक्लिक मैनर। हमें लूपिंग एरर नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये जो इवेंट है, यहाँ से एक एक्टिविटी शुरू हुई, 2 पे गई, 2 से यहाँ 3 है, ये तक तो ठीक है, पर ये वापस ये एक्टिविटी साइक्लिक मैनर में नहीं हमें रिप्रेजेंट करनी, ये गलत है। ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ जाएगी पर वापस नहीं आएगी। इन ए नेटवर्क एक स्टार्ट इवेंट और एक एंडिंग इवेंट ही होनी चाहिए। जैसे इसमें ओनली 1 स्टार्ट एंड एंड इवेंट, यहाँ से शुरू होके और ये जो है ये, जबकि होनी ऐसी चाहिए 1 और 2, ओनली 1 स्टार्ट एंड एंड इवेंट, ये सही तरीका है। अब डायरेक्शन ऑफ एरो शुड फ्लो फ्रॉम, जो डायरेक्शन है हमारे जो तीरों का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो लेफ्ट से राइट होना चाहिए, और हमें इनकी मिक्सिंग नहीं करनी डायरेक्शन की। जैसे ये एक दिशा में जाना चाहिए, लेफ्ट से राइट बढ़ते रहना चाहिए, वापस हम नहीं आ सकते। अब क्या क्या नियम है जो कि हमें एक नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने या बनाने के दौरान ध्यान में रखना है। पहले ये, नो सिंगल एक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर देन वंस इन अ नेटवर्क। सही बात है कि कोई भी सिंगल एक्टिविटी को हम एक नेटवर्क में एक बार से ज़्यादा नहीं दिखा सकते, और लेंथ ऑफ एरो से कोई मतलब नहीं होता है। इवेंट नंबर 1 इज द स्टार्ट इवेंट, हमेशा जो इवेंट 1 होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे, और इवेंट विद द हाईएस्ट नंबर होगा वो एंड इवेंट, आखिरी इवेंट होगी। बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी ऑल एक्टिविटीज प्रीसीडिंग टू इट मस्ट बी कंप्लीटेड। जब भी हम नई एक्टिविटी शुरू करेंगे तो उससे पहले वाली जो एक्टिविटीज हैं वो सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी वो शुरू करेंगे। देयर शुड बी ए लॉजिकल सीक्वेंस, और उनके बीच में एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। तीसरा, नो डुप्लीकेशन ऑफ इवेंट नंबर्स, जो एक बार हमने किसी इवेंट को नंबर दे दिया तो आगे किसी इवेंट को नंबर नहीं मिलना चाहिए। डमी एक्टिविटीज मस्ट बी यूज्ड ओनली इफ इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए नेटवर्क। डमी एक्टिविटी का हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना हो। अ नेटवर्क शुड हैव ओनली 1 स्टार्ट एंड 1 एंड इवेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि नेटवर्क में एक ही स्टार्ट इवेंट और एक ही एंड इवेंट होनी चाहिए। अब हम कुछ कन्वेंशंस जो नेटवर्क डायग्राम में मानते हैं, जैसे देखिए ये 4 इवेंट है, ए से बी से सी से डी। एक्टिविटी बी कैन बी परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी। बी तभी आगे बढ़ेगी जब ए जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए, और एक्टिविटी सी तभी होगी जब बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, और सी तभी होगी जैसे मैंने बताया बी जब कंप्लीट होगी, और ये डी अगर है तो ये डी तभी शुरू होगी जब सी कंप्लीट हो जाए। दूसरा देखिए, एक्टिविटीज बी एंड सी कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग। ये एक इवेंट से 2 एक्टिविटीज निकल रही हैं, बी और सी, ये तभी दोनों शुरू होंगी जब ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा देखिए, एक्टिविटीज ए एंड बी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी सी। जैसा आपको दिख रहा है, ए और बी कंप्लीट होंगी तभी सी शुरू होगा। डी देखिए, एक्टिविटी सी, जो एक्टिविटी सी है, मस्ट स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटीज ए एंड बी। अब ये बी भी आ रही है और ए भी आ रही है, हालांकि ये वाली डमी एक्टिविटी है, पर लॉजिकल सीक्वेंस के लिए हमने इसको डमी एक्टिविटी किया। तो सी तभी शुरू होगी जब ए और बी कंप्लीट हो जाएगी। बट एक्टिविटी डी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, और जो डी है तभी शुरू होगी जब बी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि हम इवेंट्स की नंबरिंग कैसे करते हैं फुलकर्सन रूल के माध्यम से। स्टेप 1 में क्या होता है, नंबर ऑफ द स्टार्ट और इनिशियल इवेंट इज 1। कोई भी हम जब स्टार्ट करते हैं इवेंट को तो उसको नंबर 1 देते हैं। इवेंट ए से हम लोग क्या करते हैं, आउटगोइंग जो निकलती हुई एक्टिविटीज हैं जो लेफ्ट से राइट में जा रही हैं उसको हम इवेंट 2 मान लेते हैं, और ऐसे हम रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमें हाईएस्ट नंबर नहीं मिल जाता, यानी हमारा नेटवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता।